हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, अभी हम मानव तंत्र चैप्टर कर रहे हैं और उसमें एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो कि टॉपिक है जनन तंत्र, जो कि एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। उससे बहुत विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आज हम उस टॉपिक की बात करते हैं। देखिए जनन तंत्र, इसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन प्रोसेस को, उसका प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनन तंत्र को देखिए। पहले जनन होता क्या है? इस विधि द्वारा जीव अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करता है। ठीक है, अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करता है जिससे वह अपनी प्रजाति को लंबे समय तक स्थायी रख सके। देखिए बच्चों, समझाने के लिए मैं आपको इतना समझाऊंगा कि जैसे मान लीजिए मानव है, मानव की जो उम्र है वो 70 से 80 साल है, एवरेज औसत आयु 70 से 80 साल है। मगर हम सुनते चले आ रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की टाइम से लेके द्वापर सत्ययुग युग बीत गए, कितनी सालें बीत गई। हमने बाबर, अकबर, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारे लोगों के नाम सुने। ये कई 100 या कई हजार वर्ष पहले, ठीक है, महात्मा बुद्ध जी हुए, भगवान जी हुए, उनकी बहुत श्री कृष्ण जी की गाथाएं हैं। तो हम ये जानते हैं जब उम्र मानव की 70 से 80 वर्ष है, हो सकता है उस टाइम पे 150 साल, मगर इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, 70 से 80 साल अभी कॉमन मैन की आयु है। मगर जब 70 से 80 साल आयु है तो इतने 500 साल पहले, 600 साल पहले लोगों ने शासन किया और आज भी मानव है। ये कैसे है? ये केवल जन्म तंत्र की जो जनन है उस विधि के कारण है। क्योंकि जो 70 से 80 साल में मानव मर जाएगा, मगर वह अपनी संतानें उत्पन्न करेगा, उसकी संतानें होंगी, जिस प्रोसेस से होंगी उसको जनन कहेंगे। ठीक है, उस जब संतानें होंगी, संतानें दोबारा से उनका शादी होगी और शादी के बाद फिर उनकी संतानें होंगी। ऐसे कार्यक्रम इसका चलता रहेगा और प्रजाति स्थायी बनी रहती है लंबे समय तक। तो ये जनन की वजह से होता है। तो बच्चों, जनन कैसे होता है? ठीक है, विधि क्या है? मानव में जनन, ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा नर और मादा, यानी जनन जो होता है कोशिकाओं से होता है। कोशिकाओं, जो जनन कोशिका होती है ना, मान लीजिए ये जनन कोशिका, तो जनन कोशिका जो नर में होगी उसे कहते हैं आप शुक्राणु। ठीक है, और जो मादा में होगी उसे कहते हैं आप अंड। ठीक है, शुक्राणु को इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म, जबकि इसको बोलेंगे एग, अंड को। ठीक है बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है, जो जनन कोशिकाएं हैं इनको हम युग्मक कहते हैं। युग्मक, इंग्लिश में बोलेंगे इसको गैमीट्स। तो आपने इसकी इंट्रोडक्शन यानी परिचय के बारे में जाना कि इस विधि से संतानें उत्पन्न होती हैं जो कि पृथ्वी पर लंबे समय तक रह सकते हैं। फिर उसके बाद आपने जाना कि मानव जनन तंत्र, यानी जो मानव में जनन है ये किस पे निर्भर करता है? जनन कोशिकाओं को, जिनको हम कहते हैं गैमीट्स या युग्मक। और नर में ये कोशिकाएं कौन सी होती है? शुक्राणु। और मादा में होती है अंड। ये गैमीट्स बाद में मिलकर क्या हो जाते हैं? युग्मनज बनाते हैं, युग्मनज। इसको बोलते हैं जायगोट। ठीक है बच्चों, ये परिचय मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इसके बाद इसकी पूरी विधि बताऊंगा विस्तार से। ये जो गैमीट हैं, एग और स्पर्म मिलकर जायगोट बनाएंगे और इस विधि को हम निषेचन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? निषेचन, यानी फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस विधि को हम निषेचन बोलेंगे। तो बच्चों आपने इस परिचय में जाना जन्म तंत्र के कि मानव में जनन कोशिकाओं पर निर्भर करता है। हमारी पूरी बॉडी किससे बनती है? कोशिकाओं से बनती है, मगर जो जनन कोशिकाएं होती हैं उन्हें युग्मक कहते हैं, यानी गैमीट्स कहते हैं। जनन कोशिका नर में शुक्राणु होती है, जो कि अभी मैं नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र अलग अलग आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको अलग अलग समझ में जल्दी आ जाएगा। मादा जनन तंत्र है उसको कहते हैं अंड। ठीक है, अंड को बोल देंगे इंग्लिश में एग। और एग जो है बच्चा, ये एग और ये शुक्राणु यानी अंड और शुक्राणु मिलकर जायगोट बनाएंगे। जायगोट यानी युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण। ठीक है, भ्रूण को कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, और भ्रूण से मां के गर्भ में यानी मादा के गर्भ में बालक का विकास हुआ। ठीक है, शिशु का विकास हुआ। शिशु कौन सा होता है? छोटा सा बालक, 0 से 2 ईयर्स, उसको क्या कहते हैं? शिशु। तो बच्चों इसको हम विस्तार से जानेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे नर जनन तंत्र। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब हम नर जनन तंत्र की बात करेंगे। तो बच्चों आपको सिंपल सा, आपको पहले नामांकित चित्र समझाऊंगा, और नामांकित चित्र के बाद आपको इसकी जो यहाँ से युग्मक निकलता है या क्या विधि होती है इसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ये जो आपको चित्र बनाना है नर जनन तंत्र, ये चित्र किसका है? नर जनन तंत्र। ठीक है बेटा, ये चित्र आप में याद रखना है आपको। ये सबसे ऊपर का जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कोश होता है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम, यानी थैलीनुमा, इसको बोलेंगे वृषण कोश। ठीक है बच्चों, इसको बोलेंगे हम वृषण कोश, जिसमें कि ये अंदर की संरचना है, अंदर की संरचना इसको बोलेंगे टेस्टिस, यानी
वृषण, ठीक है। और ये वृषण है, यही उत्तरदायी होते हैं शुक्राणु के निर्माण के लिए। ठीक है, शुक्राणु के निर्माण में, यानी शुक्राणु यहां से बनता है वृषण में। फिर इसके ऊपर इसे जानिए, ये अधिवृषण होता है, अधिवृषण। ये इसको माध्यम सहायक कहिए, मतलब वृषण जब यहां से जब शुक्राणु बन जाएंगे, निकलेंगे, तो अधिवृषण क्या करेगा, उनको माध्यम प्रोवाइड कराता है। फिर यहाँ पे दो ग्रंथियां होती हैं, एक होती है शुक्राशय, ठीक है बच्चों, शुक्राशय ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, और दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है बच्चों। और ये जो वाहिका है, इसको बोलते हैं, जो पाइप संरचना है यानी नलिका है, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी, ठीक है बच्चों। और ये ऊपर की जो संरचना है, ये है मूत्राशय, मूत्राशय, मूत्राशय। और जो जनन कोशिका शुक्राणु है, वो एक ही मार्ग से होकर निकलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको जनन में याद रखना है। पहला क्या होता है, वृषण कोश। ये हमारे शरीर के, मतलब नर में, जो नर में नर जनन तंत्र होगा ना बच्चों, तो नर का जो जनन तंत्र होता है, ये क्या होता है, उनकी बॉडी से बाहर, यानी एब्डोमिनल कैविटी, कमर से नीचे की बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में बाहर साइड में स्थित लटका हुआ ये संरचना होती है, इसको वृषण बोलते हैं। और ये बाहर क्यों होती है, क्योंकि शुक्राणु जनन के लिए, यानी शुक्राणुओं के बनने के लिए, शुक्राणुओं के निर्माण होने के लिए 2 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए, ठीक है। हमारे शरीर का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, या तो वो 35 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 34.5 डिग्री सेल्सियस हो, तब जाके कहीं शुक्राणुओं का निर्माण होगा। अगर शरीर में होते तो तापमान समान रहता, शरीर के बाहर है तो तापमान इसलिए कम हो सकता है, और यहाँ पे इनका निर्माण होता है। इसके बाद ये शुक्रवाहिनियों द्वारा निकलते हैं, अधिवृषण द्वारा इनको माध्यम दिया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय, ये इसको क्या कर देते हैं, शुक्राणुओं को क्या करेंगे, सीमन में बदल जाएंगे, मतलब तरल माध्यम प्रोवाइड करा देते हैं, तरल माध्यम दे देते हैं। इसके बाद ये शुक्रवाहिनी से होकर, इसको कहते हैं शिश्न, ठीक है, शिश्न, इंग्लिश में बोलेंगे पेनिस, ठीक है। और इस भाग को कहेंगे शिश्न मुंड, ठीक है। शिश्नमुंड मतलब ये जो यहाँ से जो शुक्राणु बने तो कहाँ जाएंगे, शुक्रवाहिनी में, और इन दोनों ग्रंथियों के सहायता से ये तरल हो जाएंगे, ठीक है। और तरल होने के बाद लिक्विड मात्रा में ये क्या करते हैं, इनका एसिडिटी और कंट्रोल करते हैं। मतलब ये जो 2 ग्रंथियां हैं, ये वृषण को शुक्राणु के उत्सर्जन में, यानी बाहर निकलने में सहायक होते हैं। और ये शिश्न द्वारा, या शिश्न में आएगा, और शिश्न में आने के बाद देखिए बच्चों, वृषण से जो शुक्राणु निकलेंगे वो शुक्रवाहिनियों में होते हुए जाएंगे प्रोस्टेट ग्रंथियां, और शुक्राशय ग्रंथियां इनमें सहायक होती हैं। ये शिश्न में पहुंचेगा शिश्नमुंड द्वारा, ये कहां जाएगा, मादा का जो योनि भाग है, ठीक है, योनि में पहुंचता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको, याद रखिए। शिश्नमुंड से जो शुक्राणु त्याग दिए जाएंगे वो कहां पहुंचेंगे, मादा की योनि में। शिश्न का काम क्या है कि उनको इजैकुलेशन कराना, ठीक है, मतलब उनको मादा योनि भाग तक पहुंचाना। तो बच्चों इसमें 2 बातें याद आती हैं।
सबसे पहले आपको दो बातें याद रखनी है, क्या कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी प्राथमिक लिंग अंग। ठीक है, ये प्राथमिक लिंग अंग क्या होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक लिंगांग कौन से होते हैं ये बेटा, तो आपको याद रखना है वृषण, क्योंकि वृषण से क्या बनता है, यहाँ पे क्या याद रखेंगे आप, वृषण यानी टेस्टिस। ठीक है बच्चों, टेस्टिस से क्या बनेंगे, यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है, शुक्राणु, इसका निर्माण हो रहा है शुक्राणु का यानी स्पर्म का। और बाकी जितने भी हैं द्वितीयक अंग हैं। ठीक है बच्चों, द्वितीयक अंग में आपका स्क्रोटम आएगा, ठीक है, आपका पेनिस आएगा, ये ग्रंथियां आएंगी, ये सब क्या है, द्वितीय अंग। ये मूत्राशय जनन का भाग नहीं होता है, इसको सिर्फ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसका एक ही रास्ता होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये नर जनन तंत्र आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको नर जनन तंत्र में संरचना बनानी सीखनी है। ठीक है, यहाँ पे ग्रंथियां हैं, अधिवृषण, बाहर जो क्या बोलते हैं, टेस्टिस से बाहर जो एक थैलीनुमा संरचना है जिसको वृषण कोश है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि वृषण कोश शरीर से बाहर क्यों पाए जाते हैं। तो इसका रीजन ये रहा कि वृषण कोश में स्थित वृषण जो कि शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण करते हैं, और शुक्राणु का निर्माण होने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए, और इतना तापमान कम चाहिए तो इसे शरीर से बाहर थैलीनुमा संरचना में रखा गया है। ठीक है, ये प्राकृतिक होता है, इसलिए ये बाहर होते हैं। दूसरी बात, प्राथमिक अंग कौन सा है, वृषण। द्वितीयक अंग क्या है, उसके अलावा ये सारे द्वितीयक अंग हैं। ठीक है, आपने संरचना बनानी सीख ली है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, बच्चों अब हम बात करेंगे, इसको रफ कर दूं मैं, इसके बाद हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र। ठीक है, इसको बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे अब हम। तो सर्वप्रथम ये जान
मादा कोशिका क्या होती है, मैंने बताया था अंड, यानी ये एग, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे एग, ये है युग्मक, ठीक है। और जो इस युग्मक का निर्माण करेगा वो प्राथमिक जनन होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका संरचना कैसी है। ये योनि है, ठीक है बच्चों। इस पार्ट को ग्रीवा बोलते हैं। ये गर्भ है, ये और इसके बीच का पार्ट ये पूरा गर्भ होता है। ये अंडाशय है, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे ओवरी। सर्विक्स, वेजाइना, ठीक है, इसको बोलेंगे यूटेरस। और ये जो नलिका है इसको बोलेंगे फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब, ठीक है बच्चों। इसको फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे, अंड नलिका बोलते हैं इसको। देखिए बच्चों, होता क्या है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पिछले जब मैं पढ़ा रहा था आपको नर जनन तंत्र। शिश्न के द्वारा क्या होते हैं, शुक्राणु यहाँ प्रवेश करते हैं। शुक्राणु शिश्न के द्वारा यहाँ पे प्रवेश करते हैं, जबकि अंडाणु जो है, अंडाणु कहां से बनते हैं, अंडाशय से। एग कहां बनते हैं, अंडाशय में। तो अंडाशय में एग बन के फैलोपियन ट्यूब में आता है। यहां से शुक्राणु यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है। शुक्राणु और अंडाणु का मिलन कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, शुक्राणु प्लस अंडाणु, शुक्राणु प्लस अंडाणु दोनों बन जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, युग्मनज, ठीक है। ये युग्मनज बन चुका है कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिए। अंडाणु का निर्माण कहां से होता है, अंडाशय से। अंडाशय एक ग्रंथि है, ठीक है। तो अंडाशय एक ग्रंथि है, वहां पे अंडाणु का निर्माण हुआ। अंडाणु ने ये क्या किया, फैलोपियन ट्यूब में अपना अंड छोड़ा, ठीक है। वो मासिक धर्म जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं इसको, हम अगले भाग में पढ़ाएंगे। तो यहां से मान लीजिए ये पहुंचा अंडाणु, शिश्न आया, शिश्न ने शुक्राणु का त्याग किया योनि में, योनि द्वारा कहां पहुंचे, ये सब फैलोपियन ट्यूब में। ये दोनों मिल जाएंगे तो बन जाएगा युग्मनज, ठीक है। और युग्मनज बाद में कहां पहुंच जाएगा, यूटेरस में, यानी गर्भ में। युग्मनज बन जाएगा भ्रूण, और भ्रूण से पूरे जो एक काल होता है 9 महीने का मानव में, ठीक है, 9 मंथ्स के लगभग होता है, तो उससे क्या हो जाएगा, पूरा शिशु डेवलप हो जाएगा और वह संतान उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट में मैंने जो चित्र बनाया वो क्या है, मादा जनन तंत्र का। इसमें याद रखना है प्राथमिक जनन कौन सा है, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, गर्भ, योनि, ग्रीवा, ये सब क्या है, द्वितीयक अंग है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा, इसका जो पार्ट 2 बना हुआ मैं जनन तंत्र का, इसमें मैं बताऊंगा कैसे निषेचन होता है, युग्मनज बनने की प्रक्रिया क्या होती है, सारी प्रक्रियाएं हम अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड